देखिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ होगा और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल दिया हुआ हो और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो किसी स्पीड से, तो वहाँ पर एक फोर्स लगता है और जो फोर्स लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में उस चार्ज पे, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पे इस तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया ये रहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी ही होगी, बी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पे कोई मेरे पास चार्ज है, ये मैंने मान लिया क्यू चार्ज है और ये इसमें मूव कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? मूव कर रहा है। तो बी की डायरेक्शन तो इधर है और ये चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं इस तरफ मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा। मान लेते हैं v और b इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना मान लिया मैंने? थीटा एंगल मान लिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, वेलोसिटी इधर हो गई, दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है? थीटा आ रहा है। तो इस पे जो फोर्स लगता है, जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्या फॉर्मूला होता है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो क्यू तो यहाँ चार्ज है, जो चार्ज पार्टिकल है, v यहाँ पे वेलोसिटी है और b क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। अब अगर मैं v क्रॉस b को ओपन करके यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या मिल जाएगा भाई? F इज इक्वल टू आप लिखोगे क्यू वी बी साइन थीटा। क्या लिख दोगे? क्यू वी बी साइन थीटा। सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अभी कभी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा या F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल केसेस बनेंगे और वो स्पेशल केसेस क्या क्या होते हैं उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो स्पेशल केसेस, स्पेशल केस में सबसे पहले मैंने बात की केस फर्स्ट की। ध्यान से देखते जाओ भाई, आवाज़ नहीं। केस फर्स्ट में मैंने लिया कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए भाई? 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 का मतलब है जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा हो? चार्ज पार्टिकल जा रहा हो। यानी कुछ इस तरीके से बात हो रही होगी। मैंने मान लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रखा है और जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड दिया है उसी डायरेक्शन में क्या होगा भाई? हमारा चार्ज भी मूव कर रहा होगा। तो अगर ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा वो मुझे निकालना है। तो F बराबर क्या होता है भाई? क्यू वी बी साइन थीटा, यानी साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। यानी फोर्स कितना आ जाएगा भाई? फोर्स अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा? क्योंकि F किसके बराबर होता है? ma के बराबर होता है। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो फोर्स नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। चेंज इन वेलोसिटी 0 होने का मतलब है उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था, तो दोनों की अगर सेम डायरेक्शन है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 लगता है। यानी उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी वो कांस्टेंट स्पीड से बिल्कुल सीधा 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 चलता जाएगा। यानी इस कंडीशन में जो इसका पाथ होगा वो कैसा होगा भाई? स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, बिल्कुल सीधे सीधे जो है चलता रहेगा। तो ये तो है हमारा केस फर्स्ट। अगर मैं बात करता हूँ केस सेकंड की, तो सेकंड केस देखिए क्या पॉसिबल हो सकता है हमारा। केस सेकंड है कि अगर थीटा की वैल्यू आपको दे दी जाए यहाँ पे 180 डिग्री। थीटा अगर 180 होगा तो इसका मतलब है कि जैसे बी की डायरेक्शन आपको इस तरफ दे रखी है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये दे दिया और जो चार्ज है अब वो किधर मूव करेगा भाई? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो चार्ज इस तरफ जा रहा होगा, वेलोसिटी इसकी इधर हो जाएगी। दोनों अपोजिट हो गए। दोनों अगर अपोजिट हो गए हैं, यहाँ मैं फोर्स निकाल के देखता हूँ तो F किसके बराबर आएगा? क्यू वी बी साइन थीटा, यानी साइन 180। और साइन 180 की वैल्यू बताओ कितनी होती है भाई? 0 ही होती है। तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यानी यहाँ पे भी फोर्स कितना मिलेगा आपको भाई? 0 मिलेगा। फोर्स अगर 0 इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0। एक्सेलरेशन अगर 0 मतलब वेलोसिटी कैसी आ जाएगी भाई? यहाँ पे कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही वो मूव करेगा। और फोर्स अगर 0 है तो पाथ कैसा मिलेगा भाई? इसका स्ट्रेट लाइन पाथ मिलेगा। कैसा पाथ मिल जाएगा?
स्ट्रेट लाइन पाथ मिलेगा, यानी केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों का मतलब एक जैसा ही है लगभग लगभग, यानी थीटा की वैल्यू अगर 0 हो या 180 हो तो फोर्स 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा और कैसे जाएगा, बिल्कुल सीधे 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 स्ट्रेट लाइन पाथ में वो मूव करता रहेगा। तो दोनों केसेस हमारे हो गए। अब देखिए जो केस थर्ड है वो क्या पॉसिबल होगा, और इन सभी में सबसे जो इम्पोर्टेंट केस है वो हमारा केस थर्ड ही बनता है। कौन सा केस बनेगा भाई, थर्ड। तो केस थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। केस थर्ड का मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए भाई, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 आ रही है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखो अगर थीटा की वैल्यू 90 है, यानी मैं पहले बना लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर दे रखी है भाई, मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब आप मुझे बता सकते हो, इसका मतलब मैं बता सकते हो आप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है भाई, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, इनवर्ट डायरेक्शन में है और अंदर की तरफ है। क्रॉस का मतलब ये है, यानी बी की डायरेक्शन अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर जा रही होंगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज है, ये रहा मेरे पास कोई चार्ज, कलर चेंज करते हैं, तो ये रहा चार्ज। चार्ज मैंने मान लिया कितना चार्ज है भाई, क्यू चार्ज है। अब ये जो क्यू चार्ज है इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इधर मैंने मान ली इसके पास ये रही वेलोसिटी, तो क्यू चार्ज इस तरफ इसके पास वेलोसिटी थी, इधर मूव कर रहा है, तो v इधर हो गया और b किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। इसमें पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ फोर्स कितना लगेगा। तो F अगर मैं निकालना चाहूँ, नीचे निकाल लेते हैं, देखो तो F किसके बराबर मिलेगा भाई, क्यू वी बी साइन थीटा, यानी साइन 90, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साइन 90 1 हो गया, यानी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। तो यानी यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, और कितना मिल जाएगा, क्यू वी बी के बराबर। तो इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगा जिसकी वैल्यू कितनी होती है, क्यू वी बी के बराबर मिलेगी। अच्छा, अब अगर इस पे फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लग रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स लगेगा किधर, किधर लगना चाहिए। तो दो वेक्टर दे रखे हैं, एक v है एक b है, क्रॉस करके तो हम निकालते हैं भाई फोर्स को। फोर्स का जो मेन फॉर्मूला है वो यही तो मैंने बताया था कि F किसके बराबर होता है, क्यू वी क्रॉस b। तो v और b का अगर हम क्रॉस करके डायरेक्शन निकालना चाहें तो डायरेक्शन बताए कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके डायरेक्शन निकालते हैं। राइट हैंड रूल से कैसे निकालेंगे भाई, v किधर जा रहा है, इस तरफ, तो जिस तरफ v जा रहा है उस तरफ अपनी ये वाली फिंगर्स कर देंगे। b किधर है, अंदर की तरफ है, तो मिडिल फिंगर को अंदर की तरफ कर दीजिए, v b अंदर चला गया, और थंब की डायरेक्शन किधर जा रही है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी v b f। तो f किधर चला जाएगा भाई, आपका ऊपर की तरफ लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो यहाँ पे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इसके परपेंडिकुलर इस तरफ लग रहा होगा। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और आप देख पा रहे होंगे v और b तो परपेंडिकुलर थे ही, इनके द्वारा जो नया वेक्टर मिला f वो भी इन दोनों के ही परपेंडिकुलर मिलेगा। अब देखो v इधर जा रहा है, f इसके परपेंडिकुलर लगा, तो इसका पाथ कैसा होना चाहिए बता सकते हो आप, पाथ बताओ, पार्टिकल किधर जाना चाहिए। अब ये जाना ही इधर चाह रहा था, फोर्स इस पे ऊपर की ओर लग गया, जाना इधर चाह रहा है, फोर्स इस पे ऊपर की ओर लग गया, तो कैसे जाएगा, दोनों के बीच में से। तो यहाँ पे पता है कैसे जाएगा, ये बिल्कुल सर्कुलर मोशन कर देगा, ये बिल्कुल सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। आपने सर्कुलर मोशन में 11th में पढ़ा होगा कि अगर कभी भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाता है तो वहाँ सर्कुलर मोशन बन जाती है। कैसी मोशन हो जाती है, सर्कुलर मोशन। हर टाइम पे जब पार्टिकल यहाँ पे भी होगा ना तो इस तरफ इसकी वेलोसिटी इधर होगी और फोर्स किधर होगा, इस तरफ होगा, हर तरफ 90 का ही एंगल बनेगा। तो जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 हो जाए, तो चार्ज पार्टिकल कैसी मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो पाथ कैसा हो जाएगा भाई, इसका सर्कुलर हो जाएगा। अब जैसे ही ये सर्कुलर पाथ हुआ तो हमसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी, इसीलिए केस इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस सर्कल की कुछ ना कुछ रेडियस होगी भाई, है कि नहीं, तो बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी। या पूछा जाएगा इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी बताओ कितनी हो जाएगी। टाइम पीरियड बता दो कितना हो जाएगा, कितने चक्कर कितने टाइम में एक पूरा साइकिल कर देगा कंप्लीट। तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, उन चीज़ों को ही हम 1 बाय 1 निकाल रहे हैं, और मैं सबसे सिंपल तरीके से निकालने की कोशिश करूँगा, आप उसे ध्यान से समझते रहना बस। तो सबसे पहले मैं निकालना चाह रहा हूँ रेडियस। क्या निकाल रहे हैं भाई, रेडियस r निकाल रहा हूँ मैं। और रेडियस में किस तरीके से निकालना चाह रहा हूँ वो ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, कितना लगा है ये, क्यू वी बी के बराबर लगा है।
आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर अंदर की तरफ क्या लगता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कितनी होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, कुछ याद है? F किसके बराबर होता था, mv² अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता था, mv² अपॉन r होता था। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी सेंटर की ओर लग रहा है, यानी मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होना चाहिए भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। दोनों फोर्सेस को बराबर कर दीजिए। तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर आ रहा है, QVB के बराबर आ रहा है, और वो कितना होता है, mv² अपॉन r होता है। v से एक v कैंसिल हो जाएगा, r मुझे निकालना है, तो r किसके बराबर आ जाएगा भाई, mv अपॉन QV। तो यही हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आ जाता है, और ये सब बच्चों को याद होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला एक तरीके से बहुत ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है। r किसके बराबर आएगा, mv अपॉन QV आ जाएगा। तो देखो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगा उतना ही ज़्यादा रेडियस हो जाएगा। जो चार्ज पार्टिकल जितनी वेलोसिटी से जाएगा उतना ही ज़्यादा रेडियस हो जाता है। तो जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी रेडियस भी क्या होती जाएगी भाई, बढ़ती जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप रेडियस निकाल लोगे। रेडियस के अलावा और आपसे देखो क्या पूछेगा फिर वो, अगर आपने पहली चीज़ रेडियस निकाल ली है तो फिर वो पूछेगा कि जी हमें एंगुलर वेलोसिटी और बता दीजिए, इसकी एंगुलर वेलोसिटी और बता दीजिए। एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा बताइए। तो ओमेगा का फॉर्मूला याद है हम कैसे निकालते थे, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, v बराबर होता है ओमेगा आर के। v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये लीनियर वेलोसिटी होती थी, ये एंगुलर वेलोसिटी होती थी, और ये रेडियस होती थी वहाँ पे। v इज इक्वल टू ओमेगा आर, या ओमेगा बराबर v अपन आर, ऐसे करके याद रखा हो। तो ओमेगा अगर मुझे चाहिए तो ओमेगा में कैसे निकाल लूँगा भाई, v अपन आर करके निकाल लूँगा। तो इस r की वैल्यू को यहाँ उठा के रख दीजिए। तो r अगर आपको याद है तो आप रख दोगे, r ही याद नहीं है तो फिर वेलोसिटी कैसे निकाल पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो r की वैल्यू अगर आप रखोगे, कितनी वैल्यू आई है, mv अपॉन QB ऊपर चला जाएगा भाई, v से v कैंसिल हो जाएगा, यानी ओमेगा कितना आ जाएगा, QB अपॉन m। तो ये हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी QB अपॉन m। निकाल लेंगे, तो ये निकालना है तो v इक्वल टू ओमेगा आपको याद होना चाहिए। अच्छा, और आपसे देखो क्या पूछा जा सकता है, अगली जो थर्ड है हमारा, थर्ड आपसे पूछा जा सकता है टाइम पीरियड। क्या पूछा जा सकता है भाई, कि टाइम पीरियड यानी इसको एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है भाई फॉर्मूला इसका, t इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा होता है, पढ़ा है ये फॉर्मूला, t इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा होता है। तो जो ओमेगा की वैल्यू आई उसे वहां पुट कर देते हैं। तो जैसे आप ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये देखो क्या मिलेगा, t इक्वल टू 2 ओमेगा कितना आया, QB अपॉन m। तो QB अपॉन m किधर चला जाएगा, ऊपर। तो ये हमें क्या मिल जाएगा भाई, टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप टाइम पीरियड निकाल दोगे। तो t इक्वल टू आ गया 2πm अपॉन QB। टाइम पीरियड के अलावा जो फोर्थ है हमारा, वो हमसे पूछा जा सकता है फ्रीक्वेंसी। क्या पूछा जाएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यानी f से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या n से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, f या n से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी बता सकते हो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद है फ्रीक्वेंसी का कैसे निकालते हैं, ओमेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का ही तो उल्टा होती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, जिसे आप ओमेगा अपॉन 2π लिख सकते हो। तो जो भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ रहा है उसी का उल्टा कर दीजिए तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा भाई, ये QB अपॉन 2π है। तो 1 बाई 1 आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अच्छा, जो फिफ्थ है वो हमसे पूछा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी। क्या पूछा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर आपको चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है भाई, हाफ mv² होता है, हाफ mv²। तो इसके लिए मुझे v की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, v। और v में कहाँ से निकाल पाऊंगा, इस रेडियस से निकाल पाऊंगा। ध्यान से देखो v कितना आएगा, v बराबर आ जाएगा r/QB अपॉन m, यही आएगा। उठा के रख दो, r/QB अपॉन m, और इसका क्या है भाई, स्क्वायर है। तो सॉल्व करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो m² आएगा नीचे, m से एक m कट चुका होगा और ऊपर वालों का स्क्वायर कर देते हैं, यानी r² Q² B² अपॉन 2m, ऐसा कुछ मिलेगा। तो
तो ये क्या निकल के आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई r² k² b²/2। अब बात आ रही है कि जी इतने सारे फॉर्मूले तो हमको याद होंगे नहीं, अगर हम अभी रट लेंगे तो कुछ समय बाद भूल जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बस ये एक फॉर्मूला अगर याद है तो बाकी के फॉर्मूले आप इसी से निकाल पाओगे, ये तो याद होना चाहिए। और ये भी याद नहीं है तो इसे भी निकाल लोगे, सीधा सीधा ये कर देना कि जो फोर्स आ रहा है QVB वो किसके बराबर कर देना, सेंटीमीटर फोर्स के बराबर कर देना, तो तुरंत आपको ये भी निकल के आ जाएगा फॉर्मूला, R=mv/kb। और मैं तो ये कहूँगा कि ये तो भाई याद होना ही चाहिए कम से कम, है ना। ये अगर याद है तो इससे क्या निकाल लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, इससे क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड से उल्टा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी, और काइनेटिक एनर्जी V अगर निकालना है तो यहीं से निकाल लीजिए V, उसकी वैल्यू पुट कर दो तो आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी जो है निकल के आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई कैसा भी डाउट नहीं है? ओके। अब जो हमारा फोर्थ केस बनता है उसको और देखिए। अच्छा, थर्ड केस में एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि बताओ वर्क डन कितना होगा, कितना है। तो वर्क डन कितना होगा आप सोच समझ के बताइए, एक पूरा साइकिल करने के लिए वर्क कितना होना चाहिए, एक पूरा कंप्लीट साइकिल करने के लिए वर्क कितना होना चाहिए। अगर वर्क पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे बताइए। कहाँ करूँ मैं इसे, यहीं कर देते हैं नीचे। देखो भाई, वर्क का फॉर्मूला कितना होता है, Fs cos थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल देखना है, फोर्स किधर लग रहा है ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही हो रहा होगा भाई, तो एंगल कितना आ गया 90, हर एक जगह 90 ही है, तो ये आएगा Fs cos 90। cos 90 कितना होता है, तो वर्क कितना आ गया, तो यहाँ पे वर्क कितना मिलेगा आपको, और वर्क अगर ज़ीरो है इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा, क्यों मिलेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला है कि वर्क अगर जीरो हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, कोई बता सकता है इस चीज़ को। आपने 11th क्लास में थ्योरम पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, और वहाँ आपको ये बताया गया होगा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बताया गया था, जिसमें इतना सा होता है कि टोटल वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, टोटल वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ वर्क किसके बराबर आया है, जीरो आया है, तो जो वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आना चाहिए। तो वर्क जीरो यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होने का मतलब समझ पा रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब है कि वेलोसिटी भी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो मैंने नीचे लिख दिया है, ये लिखा बहुत छोटे से में है, लेकिन इस बात का महत्व तो बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। आप अच्छे से बड़ा बड़ा लिखना है ऐसे, जब आप नोट करोगे कि वर्क कितना है, जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, मास तो कांस्टेंट होता ही है, इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा केस फोर्थ। देखो भाई, हमने कौन कौन सा पढ़ लिया है कि जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी वो पढ़ चुके हैं, सीधा चलेगा पार्टिकल। थीटा की वैल्यू 180 होगी वो भी हमने पढ़ लिया, और थीटा की वैल्यू 90 होने पे वो सर्कुलर पाथ कर रहा है, यानी 90 अगर है तो वो सर्कल पे मूव करेगा, जीरो है तो स्ट्रेट जा रहा होगा, 180 है तो भी स्ट्रेट जा रहा है। अगर इन तीनों एंगल्स के अलावा कोई और एंगल आ जाए, कुछ भी आ जाए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी एंगल अगर आ रहा है, तो उस एंगल पे पार्टिकल का पाथ कैसा रहा होगा, चार्ज जो पार्टिकल है वो हम देखने वाले हैं। तो इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इन तीनों को छोड़ के कोई और थीटा हो जाए, उसकी हम बात कर रहे हैं। इन तीनों को छोड़ के कोई और वैल्यू है, ध्यान से समझना ऐसे। ये रहा मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल, इधर मैंने मान लिया कि इधर जो है क्या दे रखा है भाई, उसका मैग्नेटिक फील्ड, और इधर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसके यहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि जाएगा तो जाएगा कैसे, इसका पाथ होगा तो होगा कैसे, ये हमें देखना है। तो पाथ अगर आपको इसका चेक करना है तो देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। जो वेलोसिटी है इसका एक कंपोनेंट में b की डायरेक्शन में निकाल सकता हूँ, तो वेलोसिटी का अगर b की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूं तो कितना मिलेगा, इधर v cos थीटा, भाई थीटा की और कंपोनेंट निकालना बता रखा है, v cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो ये कितना मिलेगा भाई, v sin थीटा।
यानी थीटा की और अगर कंपोनेंट निकालना है तो v cos थीटा मिलेगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो v sin थीटा मिलेगा। मिल गया। अब इसे थोड़ा सा फील करो, अच्छे से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। अब आप इस वेलोसिटी को भूल जाओ, बस ये देखो कि मेरे पास एक वेलोसिटी इधर है और एक वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक है भाई, देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये वाली वेलोसिटी है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये उसी डायरेक्शन में, इसका मतलब है ये वेलोसिटी उसे किधर मूव करवाना चाह रही होगी, स्ट्रेट लाइन में लेके जाना चाह रही होगी। ये वेलोसिटी कह रही होगी कि चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा सीधा ही चलता रहे, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर 0 होती है तो वहां पर जो है स्ट्रेट लाइन में वो मूव करता है। ये जो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गई, ये कैसे मूव करवाना चाह रही होगी, सर्किल पे मूव करवाना चाह रही होगी। तो जो वेलोसिटी b के पैरेलल है उसी डायरेक्शन में, वो तो कहेगी कि भाई चार्ज पार्टिकल तो सीधा सीधा चलता रहे, और जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो क्या कहेगी, भाई साहब तुम जो है घूमना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा। और दोनों जो है एक साथ चाह रही हैं, ये चाह रही है कि सीधा चले और वो चाह रही है कि ये घूमे। तो अब बताओ ये चार्ज पार्टिकल कैसे चलेगा, मानेगा तो दोनों की ही, सीधा भी चलना चाहिए और घूमना भी चाहिए। तो चार्ज पार्टिकल पता है कैसे मोशन करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो देखो चार्ज पार्टिकल, जैसे यहाँ चार्ज पार्टिकल था, ये इस तरीके से जो है मोशन करना स्टार्ट कर देगा लाइक दिस, और इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। ये क्यों चला है पता है, देखो ये आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, और इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं भाई, हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ बोल देंगे, हेलिकल पाथ है। तो अब अगर बोल दिया जाए कि थीटा की वैल्यू 30 है, 45 है, 60 है, इन सभी पे कैसी मोशन हो जाएगी, हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। और यहाँ पे एक टर्म और याद रखना है, हेलिकल पाथ तो ठीक है मूव कर देगा, अच्छी बात है। देखो एक जब वो पूरा साइकिल करेगा, एक कंप्लीट साइकिल करने में जितना वो आगे बढ़ा है, एक्स डायरेक्शन में जितना वो आगे बढ़ा है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। जैसे यहाँ से जब ये यहाँ पहुँच गया तो एक साइकिल इसने कंप्लीट कर दिया है, या यहाँ से यहाँ चला गया तो अगला साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, एक साइकिल पूरा करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसको क्या बोलते हैं हम, पिच बोलते हैं। पिच को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पिच नाम से आप उसको जो कि पता नहीं क्या वर्ड आ गया फिजिक्स में, पिच कहाँ से आ गया। पिच का मतलब सीधा सा है, पिच एक डिस्टेंस है। किसके द्वारा डिस्टेंस है, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस है। और डिस्टेंस के लिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पिच का फॉर्मूला बताओ, पिच का फॉर्मूला किस तरीके से आ जाएगा, तो पिच का फॉर्मूला बड़े ही सिंपल तरीके से आप निकाल पाओगे। कैसे निकालेंगे भाई, पिच बराबर, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है भाई, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप ऐसे लिख दो कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो क्या निकालना होगा भाई, स्पीड इनटू टाइम, यही करना होगा। तो अगर आपको पिच निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा भाई आपको, यहाँ पे वेलोसिटी इनटू में टाइम। टाइम कौन सा लगेगा, एक पूरा साइकिल करने में जो टाइम लग रहा है और एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड। एक कंप्लीट साइकिल करने में जो टाइम लगता है। अब देखो पिच अगर आपको चाहिए तो वेलोसिटी और टाइम पीरियड आपको लगाना है यहाँ पे। तो वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी में ये वाली लगाऊं या ये वाली लगाऊं, दो वेलोसिटी हैं आपके पास, ये वाली वेलोसिटी लगाएं या ये वाली वेलोसिटी लगाएं, कौन सी वेलोसिटी लगाऊं मैं यहाँ पे, है दोनों ने लगा दें, थोड़ा सा सोच के बोलो कौन सी लगेगी, ऊपर वाली लगा दें। पिच है क्या, यहाँ से यहाँ, आगे से कौन लेके जा रहा है, यहाँ से यहाँ, ये वाली वेलोसिटी लेके गई है, ये वाली लेके गई है, नीचे वाली लेके गई है। नीचे वाली ही तो इसे आगे बढ़ा रही है और ऊपर वाली तो क्या कर रही है, बस घुमा रही है। ऊपर वाली वेलोसिटी घुमा रही है और नीचे वाली उसे आगे बढ़ा रही है। तो हमें तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कौन लेके गया है, इसे v cos थीटा लेके गया है। साइन थीटा तो बस उसे घुमाने का काम कर रहा है जो v sin थीटा है। तो कौन सी आ जाएगी यहाँ पे भाई, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड का मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था 2 पाई m अपॉन क्यू बी, दिख रहा है 2 पाई m अपॉन क्यू बी, उसे उठा के यहाँ पे रख दो भाई आके, तो क्या आ जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिच, यही है फॉर्मूला, v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये पिच का फॉर्मूला आ जाएगा। पिच समझ गए ना क्या होता है, डेफिनेशन अगर लिखना चाहो लिख लेना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड
इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन साइकिल। तो जो भी जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है एक पूरा साइकिल करने में, वही क्या है भाई, पिच के बराबर होता है, जिसे आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा, पिच को कभी भी आप इस फॉर्मूले को रटना मत, याद मत करना, क्योंकि v cos थीटा 2 पाई में वो इस तरीके से सोचना ही नहीं है, फॉर्मूले के तरीके से मत सोचना। पिच यानी डिस्टेंस, वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड आप पता ही है क्या होता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, वो उठा के रख दो, और वेलोसिटी कौन सी है, b की डायरेक्शन वाली है, यानी v cos थीटा है। अलग अलग सोचना है, एक साथ मत सोचना इस फॉर्मूले को, कहीं एक साथ जो है बहुत से बच्चे रटने बैठ जाते हैं, 2 दिन याद रखेंगे, तीसरे दिन भूल जाओगे आप उसे, है ना। तो ये हमारी पिच हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे पाथ कैसा है, हेलिकल है। तो 4 केसेस हो चुके हैं हमारे, 4 आने चाहिए, जिनमें सबसे ज़्यादा तो कौन सा इंपॉर्टेंट होता है भाई, तीसरा वाला ही है। वहाँ पे वेलोसिटी वगैरह निकालना आना चाहिए, रेडियस आना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी टाइम पीरियड वगैरह वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे।